student, welcome all of you. I am JP Sharma, your physics teacher. So student, last term पे हमने डिस्कस किया था about the डायमेंशन क्या होते हैं, about the dimensional equation, dimensional formula. So a derived quantity can be represented in terms of fundamental quantities. That kind of representation can be done with the help of dimensional formula. So now we are going to discuss about the dimensional analysis and its application. Maybe we discuss three applications of dimensional formula. The first application is checking the dimensional consistency of equation. So इसमें बेसिकली क्वेश्चंस ही आते हैं, थ्योरी नहीं आती. तो आपको एक इक्वेशन दिया होगा और आपको डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से चेक करके ये बताना है कि वो इक्वेशन या वो रिलेशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है. तो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट उसका हमें पता लगेगा क्वेश्चन से. लेकिन कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए हम एक प्रिंसिपल यहां डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल we can add or subtract only those quantities which has same nature बोल सकते हैं और सेम डायमेंशन बोल सकते हैं. सेम नेचर और वी कैन से दैट सेम डायमेंशंस. तो सेम डायमेंशंस की क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं. सो सिंपल वर्ड में बोले तो फिजिक्स में वी कैन ऐड और subtract only similar physical quantities. तो सिंपल सा रूल है, इसको आपको ध्यान रखना है. उन्हीं क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जो सेम होंगी. मास में मास को ऐड करेंगे, लेंथ में लेंथ को ऐड करेंगे, टाइम में टाइम को ऐड करेंगे, वेलोसिटी में वेलोसिटी. यहाँ कोई फंडामेंटल और डिराइव क्वांटिटी की बात नहीं हो रही. सब क्वांटिटीज चाहे फंडामेंटल हो या डिराइव हो, हम उसको एक क्वांटिटी में दूसरी सेम नेचर की क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. अब इसमें कुछ सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. मान लो आपको इस तरह से दिया है, आपको यहां दिया है सपोज फोर्स, एंड फोर्स इक्वल्स टू आपको दिया है a प्लस dt प्लस ct स्क्वायर, ऐसा आपको दिया है. और इस तरह के क्वेश्चन आपसे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस पे पूछे जा सकते हैं. और आपसे पूछा गया है, अभी हमने क्या पढ़ा है, हम उन्हीं क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका नेचर सेम हो. तो आप इसमें ये a में आपने किसको ऐड किया है, b और t, और ये भी x में ऐड हो रहा है. इसका मतलब ये जिस नेचर की क्वांटिटी है, अगर ये मास है तो ये भी मास होगा, ये भी मास होगा. लेकिन सामने क्या लिखा हुआ है, फोर्स. इसका मतलब तीनों को ऐड करके क्या मिलना है आपको, फोर्स. तो उसके लिए ये भी न्यूटन में होना चाहिए, ये भी न्यूटन में होना चाहिए और ये भी न्यूटन में होना चाहिए. इक्वेशन के दोनों तरफ सेम नेचर की क्वांटिटी होगी, तभी तो तीनों को ऐड करके आपको फोर्स मिलेगा. इसका मतलब ये है कि ये जो a है, ये भी कोई ना कोई फोर्स ही है. तो आप a का डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो a का डायमेंशनल फार्मूला किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स के. क्यों? क्योंकि तीनों को फोर्स होना कंपलसरी है. क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, तीनों सेम नेचर की क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं. ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, तो ऐड नहीं हो सकती. अब आपको ये गिवन है तो इसका मतलब ठीक है. अगर ये ठीक है तो ये तीनों आपस में ऐड होकर क्या बनाएंगे, फोर्स. इसका मतलब इंडिविजुअली ये भी फोर्स होना चाहिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए. तो ये फोर्स. तो इसका डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया, m1 l1 t - 2. किसका आ गया, a का. और b का डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको पता करना है तो हम जानते हैं b into t. b into t किसके बराबर होना चाहिए, फोर्स के बराबर. दोनों मिला के, सिर्फ b नहीं, क्योंकि ये फोर्स है, ये पूरा टर्म फोर्स है, ये पूरा टर्म फोर्स. तो b into t किसके इक्वल होना चाहिए, फोर्स के. तो b किसके इक्वल होगा, f upon t के.
एफ अपॉन टी के इक्वल होगा, एफ का फॉर्मूला ऊपर रख दीजिए और टी का नीचे रख दीजिए T1 कितना बनेगा, ये ऊपर जाके M1 L1 T माइनस 3। इसी तरह से C का डायमेंशन फॉर्मूला हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये पूरा टर्म किसके इक्वल होना चाहिए, फोर्स के इक्वल। तो C इंटू टी स्क्वायर ये किसके इक्वल होना चाहिए, फोर्स के। तो C का अगर फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला पता करना है, F अपॉन टी स्क्वायर होगा और F का फॉर्मूला यहां पुट कर देंगे और नीचे t की पावर 2। तो फाइनली C का डायमेंशन फॉर्मूला आपके पास आएगा M1 L1 T माइनस 4। तो इस तरह से आप अननोन जो दिए हुए हैं उनके डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। सो हियर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी स्टेट्स दैट only we can add or subtract only those quantities which have same nature, same dimension, same units or similar quantities। आप किसी भी लैंग्वेज में इसको डिफाइन कर सकते हैं व्हाटएवर। ओके, अब एक और क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा लेते हैं, उसको आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें बेस्ड। मान लो इधर आपको दिया है v मीन्स स्पीड या वेलोसिटी, और ये है ax प्लस dt अपॉन c माइनस टी स्क्वायर। यहाँ पे a v वेलोसिटी है या स्पीड है, यूनिट में कोई फर्क नहीं है ना डायमेंशनल फॉर्मूला में फर्क है। v स्पीड या वेलोसिटी है, x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है। a b c का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करिए। तो बताइए कैसे करेंगे। चलिए इसका तो आप कर लेंगे बड़ा इजी। देखिए यहाँ पे टर्म्स को पहचानिए, ये पूरा एक टर्म है, इसमें कौन ऐड हो रहा है, ये पूरा। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, स्पीड के इक्वल। ये पूरा भी किसके इक्वल होना चाहिए, स्पीड के इक्वल। तो आप पहले a का डायमेंशन फॉर्मूला बताएंगे। a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, v अपॉन x। v के लिए डायमेंशन फॉर्मूला लिख दीजिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये अभी हमने क्या किया था, नहीं आता तो आप v के लिए अलग से ट्रीट कर लीजिए। v क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्टेंस के लिए l और t के लिए t, तो l t माइनस 1। ये किसका हो गया, स्पीड का, अपॉन ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए l। तो ये फाइनली बचेगा, a का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया, प्रॉपर वे में ऐसा लिखिए, l1 l0 हो जाएगा और t माइनस 1, l0 हो गया और सिर्फ क्या बचेगा, t माइनस 1। तो m l t तीनों को लिखिए, हमेशा जीरो है तो जीरो लिख दीजिए। ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला आ गया है a का। अब बताइए b का और c का कैसे निकालेंगे, इसमें थोड़ा सा अलग सिस्टम हमने दिया है। तो आप पहले इसको देखिए, इसको डायरेक्ट b का निकालने की मत सोचिए, आप इन दोनों को देखिए, c किस में से माइनस हो रहा है या t स्क्वायर किस में से माइनस हो रहा है, c में से। और अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में क्या पढ़ा है, हम उन्हीं क्वांटिटी को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनके नेचर सेम हो, तो या जिनके डायमेंशन सेम हो। तो इसका मतलब c और t आपस में एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जो इसका डायमेंशन होगा वही इसका होगा। तो बताइए c का डायमेंशन क्या रहेगा, c का डायमेंशन रहेगा m0 l0 t की पावर 2। क्यों, क्योंकि टाइम है और टाइम का स्क्वायर है, इसका डायमेंशन t स्क्वायर होता है। तो c का भी क्या होगा, डेफिनेटली t स्क्वायर। c का डायमेंशन भी क्या होगा, t स्क्वायर। क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में भी पढ़ा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो सब्ट्रैक्ट और ऐड तभी हो सकती है दो क्वांटिटीज जब उनके नेचर कैसे हो, सेम। तो ये टाइम है तो ये भी टाइम, ये टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर में सेकंड स्क्वायर में से सेकंड स्क्वायर ही माइनस हो सकता है। आप चाहो कि सेकंड स्क्वायर में से सेकंड माइनस कर दो, दैट इज इम्पॉसिबल। एरिया मीटर स्क्वायर होता है और लेंथ मीटर होती है, एरिया में से लेंथ को माइनस नहीं कर सकते, एरिया में से एरिया ही माइनस होगा। तो अगर ये टी स्क्वायर है तो इसका नेचर भी कैसा होगा, टी स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला को देख सकते हैं, अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आता है तो देखते ही आप बता सकते हैं। ओके, अब
एक और बच गया है v। अब हम जानते हैं इस पूरे का किसके इक्वल होना चाहिए, स्पीड के इक्वल। तो यहां से हम इसको ऐसा लिख लेते हैं dt अपॉन c माइनस टी स्क्वायर, इसका किसके इक्वल होना चाहिए, सॉरी हमने यहां लिखा है v, स्पीड के इक्वल। v का हमें पता करना है, नहीं पता, t का टाइम है कैपिटल टी है, नीचे c माइनस टी स्क्वायर, माइनस हो प्लस हो एक ही बार आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना है। हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि 2 बार पहले बात कर चुके हैं ना। 6 kg प्लस 2 kg तो कितना आता है 8 kg। kg में कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे t क्या है सेकंड। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं तो भी यहाँ पे सिर्फ एक बार आपको लिखना है टी स्क्वायर, 2 बार नहीं लिखना है टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ऐड और सब्ट्रैक्ट में सिर्फ एक बार लिखना है डायमेंशन। क्यों, क्योंकि डायमेंशन का मतलब है कि ये जो क्वांटिटी है ये इनसे मिलकर बनी है या उसके यूनिट। तो अगर आप ये मान लो c का वैल्यू है 10 सेकंड स्क्वायर, उसमें से आप 5 सेकंड स्क्वायर माइनस करते हैं तो 10 और 5 की तो बात ही नहीं कर रहे ना हम यहाँ। न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ टी स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर, सेकंड ये भी सेकंड स्क्वायर है, ये भी सेकंड स्क्वायर है, माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सेकंड स्क्वायर ही तो आएगा, है ना। ये डबल थोड़ी, ये वाला चीज डबल थोड़ी होती है, सेकंड स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, इसका कोई लेना देना नहीं है, यूनिट वैसे ही रहेंगी। तो आप एक ही बार लिखेंगे, अगर प्लस होता तो भी एक ही बार लिखते। न्यूमेरिकल वैल्यू कभी नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखते 2t स्क्वायर, 2 का कोई रोल नहीं, कहीं 2 3 का ये नहीं आता, सिर्फ mlt में चल रहा है सारा सिस्टम। तो ये t स्क्वायर, ये t, तो ये क्या बन जाएगा, ये t कैंसिल, ये क्या आ गया, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला होता है L1 t माइनस 1। तो ये v का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आएगा, एक t को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, L1 t माइनस 1 इंटू t माइनस 1 और t प्लस 1, t 0 हो गया। प्रॉपर वे में इसको लिख देंगे m0 L1 और t0, बस। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। लगता है बड़ा सिंपल है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव सेम नेचर, बट उस पे बेस्ड क्वेश्चन अच्छे खासे बन जाते हैं। चलिए, अब ये क्वेश्चंस हमारी बुक में नहीं है, लेकिन हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को समझने के लिए 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन पहले हम टॉपिक पे आ जाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ने के बाद टॉपिक को भी हम एग्जांपल से ही समझेंगे थ्योरी की बजाय। तो आपको क्या करना है, चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। कोई इक्वेशन आपको दिया होगा, आपको चेक करके बताना है कि इट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। ओके, तो आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी इक्वेशन हम ले सकते हैं। चलिए, हमने एक इक्वेशन ले लिया, d इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ l अपॉन g, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ l अपॉन g। अब ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, ये आपको चेक करके बताना है। क्वेश्चन कैसा आएगा, चेक whether this relation is, या this equation लिखा होगा एक बार, is dimensionally correct or not, डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ऐसे क्वेश्चन लिखा आएगा। एक इक्वेशन लेंगे, चेक वेदर दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। आपको कैसे चेक करना है, आपको दो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 और 2, एक RHS है और एक LHS है। तो आप पहले किसको लेंगे, पहले हम LHS को ले लेते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डायमेंशन, डायमेंशनली बताना है। कैसे बताना है, डायमेंशनली। अभी आपको बताऊंगा डायमेंशनली करेक्ट होने में और करेक्ट होने में क्या फर्क है। चलिए, पहले हम क्या करते हैं, डायमेंशन, 2 क्वेश्चन करेंगे हम इस पे बेस्ड, और दोनों में आपका डायमेंशन ऑफ ये क्या है, LHS में क्या है, आपको ये भी दिया होगा कि t क्या है टाइम, l क्या है लेंथ, g क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ये सब भी दिया होगा, जो चीजें अननोन है वो भी दी होंगी। LHS का डायमेंशन फॉर्मूला क्या रहेगा, m0 l0 t1, क्योंकि टाइम है यहाँ पे, तो टाइम के लिए t1 आ गया, m नहीं है l नहीं है। ओके, अब इसके बाद RHS पे आ जाते हैं। तो डायमेंशन
डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहिए था हमें, फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अब सेम डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आरएचएस। आरएचएस में 2 पाई है, 2 पाई का यूनिट क्या होता है? 2 पाई का यूनिट कुछ नहीं होता, 2 पाई किन फंडामेंटल क्वांटिटी से बना है? 2 पाई तो एक कांस्टेंट है। 2 पाई क्या है? पाई का वैल्यू 3.14 होता है, 2 कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट के लिए हम कभी डायमेंशन नहीं लेते, हमने पहले ही नोट किया हुआ है। कांस्टेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये डायमेंशनलेस होते हैं आरएचएस। तो 2 पाई के लिए कोई डायमेंशन नहीं लिखेंगे, फिर क्या है? रूट, तो रूट लगा देंगे, रूट। ऊपर क्या है? लेंथ, लेंथ के लिए डायमेंशन फॉर्मूला बताइए, L1, लेंथ के लिए L1। G क्या है? एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन कोई सा भी हो, डायमेंशन फॉर्मूला किसका आएगा? एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन का अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये होता है L1 t - 2, L1 t - 2, ठीक है। अब इसको हम ठीक कर लेंगे, L1 से L1 कैंसिल, ये t - 2 ऊपर जाके t2 बन जाएगा, t - 2 ऊपर जाके क्या बन जाएगा? t2। t स्क्वायर का रूट लेंगे, क्या आएगा? t1। प्रॉपर वे में लिख लेंगे m l के साथ, तो m0 l0 t1। आप देख रहे हैं LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन इक्वल आ गया, तो आप फाइनली क्या लिख देंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS equal to dimensional formula of RHS, ऐसा लिख देंगे। अगर दोनों का फॉर्मूला इक्वल आ गया है तो we can say that this equation or this relation is dimensionally correct. So therefore this relation or this equation is dimensionally correct. ये कैसा है? डायमेंशनली करेक्ट है, ठीक है। ये प्रोसेस समझ में आ गया कैसे करते हैं? दोनों तरफ के डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे, अगर LHS और RHS का इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे दिस रिलेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, और नहीं आया तो डायमेंशनली इनकरेक्ट। अब डायमेंशनली करेक्ट और सिर्फ करेक्ट में क्या फर्क है? तो हमने बोला ये फॉर्मूला सही है, लेकिन अगर इसकी जगह यहां लिखा होता 5y, इस फॉर्मूले में यहां क्या लिखा होता 5y, तब भी ये करेक्ट ही आता, क्योंकि इसका तो डायमेंशन दिखाई नहीं। लेकिन रियलिटी में इनकरेक्ट है, रियलिटी में ये क्या है? इनकरेक्ट, लेकिन डायमेंशन के हिसाब से हम क्या बोल देते? करेक्ट। तो डायमेंशन कांस्टेंट के बारे में आपको इंफॉर्मेशन नहीं देते, तो अगर कांस्टेंट में कुछ चेंज आ गया, डायमेंशन क्या बताता है? भाई इधर का यूनिट और इधर का यूनिट बराबर है, इधर का यूनिट कैलकुलेट किया सेकंड और इस पूरे का भी कैलकुलेट किया सेकंड, तो दोनों तरफ का यूनिट बराबर है, तो क्या डायमेंशनली करेक्ट है? मतलब डायमेंशन के हिसाब से करेक्ट है, इधर भी सेकंड के सामने सेकंड लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन कोई कांस्टेंट आ गया तो फिर ये फॉर्मूला वाकई में करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है 2 पाई, लेकिन 2 पाई की जगह 10 पाई लिखा हुआ है, 5 पाई लिखा हुआ है, या सिर्फ 2 लिखा हुआ है, पाई नहीं, तो वाकई में ये फॉर्मूला करेक्ट है क्या? नो, क्योंकि आगे हम इसका डेरिवेशन करेंगे इस फॉर्मूले में, करेक्ट नहीं है, लेकिन डायमेंशनली कैसा आएगा? ये करेक्ट। तो इसलिए ये वर्ड जरूर लिखना है, डायमेंशनली करेक्ट, कि ये डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली करेक्ट का मतलब इस साइड का यूनिट और इस साइड का यूनिट। अब अच्छा एक चीज और यहां पे देखिए, अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो ये जरूरी नहीं कि वो रियलिटी में भी करेक्ट हो, ठीक है। अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है तो जरूरी नहीं कि वो रियलिटी में भी करेक्ट हो, लेकिन अगर कोई फॉर्मूला करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगा ही होगा, डेफिनेटली। अगर हम ये बोलते हैं कि ये फॉर्मूला करेक्ट है तो इसको डायमेंशनली करेक्ट होना ही पड़ेगा, इधर सेकंड और इधर स्पीड नहीं आ सकता, ठीक है। अगर कोई फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है, जरूरी नहीं कि वो वाकई में करेक्ट हो सकता है कुछ कांस्टेंट का प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन अगर कोई फॉर्मूला रियलिटी में करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट डेफिनेटली होगा, कंपलसरी, ठीक है। इतना ज्यादा उधेड़ बुन में पढ़ने का जरूरत नहीं है। एक तो पैटर्न ये हो गया क्वेश्चंस का,
सिर्फ दो ही होता है, एक इधर एक इधर, LHS RHS से सॉल्व कर लेते हैं। अब एक और इसका पैटर्न है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन का लैंग्वेज तो नहीं रहेगा, चेक द करेक्टनेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न चेंज है। अब आपको एक रिलेशन, एक इक्वेशन दिया हुआ है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सब लोगों ने पढ़ा है। इक्वेशन ऑफ मोशन में सेकंड इक्वेशन है, s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है, हाफ तो कांस्टेंट है। आपको चेक करना है कि इक्वेशन करेक्ट है या नहीं, ठीक है। तो इक्वेशन करेक्ट है या नहीं। अब यहाँ LHS RHS के बजाय दूसरा एक पैटर्न यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स। तो हम हर एक का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, तीनों टर्म का अलग अलग। और अगर हर टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है तो वी कैन से दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे LHS RHS वाला लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, तो हम क्या यूज करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट टर्म डिस्प्लेसमेंट है, हम जानते हैं इसका डायमेंशन फॉर्मूला m0 L1 T0 होगा। सिर्फ लेंथ है इसके पास, डिस्प्लेसमेंट के पास, तो L1 होगा, m0 T0 रखना है। ut तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सेकंड टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो u क्या है। अब इनिशियल हो फाइनल हो हमें तो उसके नेचर से मतलब है, वेलोसिटी है, u क्या है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला L1 T - 1। चलो लिख लेते हैं, ये इक्वेशन इसको लिख लेते हैं, क्या है ut, क्या है ये सेकंड टर्म, क्या है सेकंड टर्म है u इंटू t। u का डायमेंशन फॉर्मूला L1 T - 1 और t का T1, ठीक है टाइम। तो सेकंड टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m0 L1 T0 T - 1 और T1 T0 हो जाएगा। तो देखिए दोनों टर्म का सेम है। इसी तरह से थर्ड टर्म का निकालेंगे। थर्ड टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है, थर्ड टर्म हाफ at स्क्वायर, हाफ कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम नहीं लिखते हैं, तो यहां लिख लेते हैं थर्ड टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला। हाफ का कोई डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला L1 T - 2 होता है। आई होप कि अभी निकालना आप सीख गए होंगे, बार बार उसको निकाल के नहीं बताएंगे। अब एक बार निकाल लिया है एक्सेलरेशन का, और ये क्या है t स्क्वायर, तो t स्क्वायर के लिए हम लिखेंगे t स्क्वायर। इसका भी डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, m0 L1 T0। लास्ट में हम लैंग्वेज लिख देंगे, लास्ट में लैंग्वेज क्या लिख देंगे, therefore the dimensional formula of each term is same, that's why this equation is dimensionally correct। ये आपका पैटर्न है। इस दो टाइप के इसमें क्वेश्चन बनते हैं, एक LHS RHS करके सॉल्व करते हैं और एक हम फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, अगर दो से ज्यादा टर्म हो तो फिर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म करके, हो सकता है इधर भी हो, कुछ भी हो, आपको हर टर्म का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है और सब इक्वल हैं तो आप लिख देंगे डायमेंशनली करेक्ट। तो ये टॉपिक बेसिकली थ्योरी से समझ में नहीं आते, ये क्वेश्चंस करके ही समझ में आते हैं, और इनपे क्वेश्चंस ही आते हैं। अननेसेसरी आपको थ्योरी रटने का जरूरत नहीं है, आपको पैटर्न समझना है, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, और डेफिनेटली कभी भी इससे कोई थ्योरी नहीं है, क्योंकि थ्योरी का टॉपिक है ही नहीं। ओके, अब हम इसमें एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जो इनकरेक्ट का हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। शायद बुक में दिया हुआ है, अगर आपको ये रिलेशन है mgh इक्वल्स टू हाफ mv, ये आपको चेक करके बताना है करेक्ट है या इनकरेक्ट है। mgh इक्वल्स टू हाफ mv, m का आप जानते हैं, g एक्सेलरेशन है, h हाइट है, हाइट लेंथ का होता है,
हाफ का कोई डायमेंशन, तो एलएचएस और आरएचएस से सॉल्व करना है। एलएचएस का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे, आरएचएस का निकालेंगे, और अगर दोनों से इसमें v का स्क्वायर दे रहा है, अभी हमने नहीं किया, इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं ना हम लोग, इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं तो वो तो फिर करेक्ट आ जाएगा। करेक्ट की तो दो ऑलरेडी हमने कर लिए हैं, तो फिलहाल इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं, और इनकरेक्ट तो क्यों होगा जब बी सिर्फ डी है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।